ए देवा, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों किया? एक तो मेरे को गरीब बनाया और अब अनपढ़ होने की वजह से कोई मेरे को काम भी नहीं देता। ऐसा कैसे चलेगा रे देवा? मेरी किस्मत पर थोड़ा तो रहम कर, कोई चमत्कार कर दे रे देवा। बाबू भाई नाम का एक आदमी जो कि बहुत गरीब था, साथ ही अनपढ़ होने की वजह से उसे कहीं काम भी नहीं मिलता था। लोगों से उधार ले लेकर जैसे तैसे उसकी जिंदगी कट रही थी। ऐसे ही एक दिन बाबू भाई मुंबई की लोकल ट्रेन में धक्के खा खा कर बोरीवली स्टेशन पर पहुंचता है और ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर अंगड़ाई लेते हुए खुद से कहता है, देवा रे देवा, साला पूरी मुंबई इसी लोकल में सफर करती है क्या रे बाबा? पूरा बॉडी जिगजैग हेयर बैंड जैसी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है रे। इतना बोलकर जैसे ही बाबू भाई चलना शुरू करते हैं, तभी एक जोहन नाम का आदमी बढ़िया कोट पैंट पहने उसके पास हाफता हुआ आता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था और वो बाबू भाई से कहता है, सुनिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पहले सांस तो ले रे बाबा, बोल क्या मदद चाहिए तेरे को मेरी? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे जान से मारने के लिए। तुम प्लीज ये बैग कुछ देर अपने पास रख लो। अरे देवा, अगर वो तेरे को मार रहे हैं तो पुलिस में जाने का ना बाबा, मेरे को क्यों फंसा रहे लाए? अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, बस ये बैग अपने पास रखो, मैं अभी आता हूँ। उन लोगों का ध्यान भटकाकर उन्हें यहाँ से भगाकर। इतना बोलकर जोहन वहाँ से चला जाता है और बाबू भाई खुद से कहता है, क्या लोचा है रे, इधर मेरे को सुसु आ रहा है, अब ये मेरे को बैग की जिम्मेदारी दे गया। अरे प्रेशर में इधर ही ना निकल जाए। किधर गया रे ये आदमी? माइला किधर फंस गया मैं? कुछ देर बाद जोहन बाबू भाई के पास आता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। इधर रुक एक मिनट, पहले मेरे को हल्का होकर आने दे। इतना कहकर बाबू भाई जल्दी से वॉशरूम होकर आता है और कहता है, ये भाई क्या रे, तेरे को पता है मेरे को कितनी जोर से लगी थी, इधर तू मेरे को अपने बैग की जिम्मेदारी दे गया। क्या करूं, बस इस बैग में कुछ ऐसा है कि अगर गलत हाथों में लग जाता है तो अच्छा नहीं होता। ठीक है रे बाबा, चल अभी मैं जाता है। सुनिए, क्या एक मदद और कर दोगे आप मेरी? पहले तो तूने खुद से ही मदद करवा ली, अभी बोल क्या बात है? क्या आप इस बैग को कुछ दिन अपने पास रख सकते हैं? अपना पता दे दो, मैं कुछ दिन बाद वहाँ कर ये बैग ले जाऊंगा। ऐसा क्या है रे इस बैग में? कहीं साला बोम बोम तो नहीं है ना? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस इसे अपने पास रखो, मैं आपसे ले लूंगा। आइए आपको घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर जोहन बाबू भाई को अपने बैग के साथ उसके घर के बाहर उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। बाबू भाई हाथों में बैग लिए जैसे ही अपने टूटे फूटे मकान के अंदर जाता है, तभी उसकी पत्नी कमला बोलती है, हाँ रे बाबू, ये किसका बैग ले आया है रे तू? अरे किसी का है, कुछ दिन के लिए रखने को दिया है। क्या रे, ऐसे कोई अपना बैग तेरे को दे गया रखने को? तू शक्ल से चोर मालूम पड़ता है क्या? हाँ, तू तो बहुत कैटरीना दिखती है ना, जाकर पानी लेके आ। लाती है अभी। कमला अपने पति को पानी देती है, जिसके बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर जोहन अपना बैग लेने के लिए बाबू भाई के घर नहीं आता। तो वहीं कमला बैग के अंदर क्या है इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक होती है और वो बाबू भाई से कहती है, बाबू, ओ मेरे बाबू, सुनना रे। बोल रे। देख, इतने दिन हो गए, तेरा वो साहब अपना बैग लेने तो आया नहीं रे। चलना इसे खोलकर देखते हैं इसमें क्या है। अरे पागल हो गई है क्या? मैं भले गरीब है पर ईमानदार है। ये बैग वो सांप का है, इसमें क्या है क्या नहीं मेरे को नहीं जानना, जिसका है वो अपने आप देख लेगा। अरे पर एक बार देख लेने में क्या हो जाएगा, मान जा रे बाबू। बोला ना, नहीं तो नहीं, दूर हट छिपकली कहीं की। बाबू भाई इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सपना नाम की एक औरत आ जाती है और उनसे कहती है, क्या रे कमला ताई, 2 दिन का बोलकर मेरे से तू 5,000 उधार ली, 2 महीना हो गया अभी तक नहीं दिया। मैं जल्दी दे देगी, अभी हाथ बहुत तंग चल रहा है। ये बाबू भी तो कमाता नहीं है ना रेगुलर। काई जाला रे, पैसा नहीं है तो इतना महंगा बैग किधर से लाई? कम से कम 3,000 का तो मालूम पड़ता है। तेरे को क्या, तू अपने पैसे से मतलब रख, हाँ मेरे घर के सामान से नहीं। दे देगी मैं तेरे पैसे। कमला की बात सुनकर सपना वहाँ से चली जाती है और कमला बाबू भाई से कहती है, देख रे बाबू, एक लगाकर बना देगी मैं तेरा काजू। जाकर ना कोई काम धंधा देख ले, नहीं तो ऐसे ही रोज रोज कोई ना कोई अपना पैसा मांगने के लिए आता रहेगा। अगर तूने कुछ नहीं किया ना तो मैं तेरा ये बैग बेच देगी और इसमें पड़ा सामान भी।
इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और बाबू खुद से कहता है, क्या रे देवा, पहले मेरे को काम धंधा नहीं मिल रहा है, अब इस बैग की जिम्मेदारी भी निभानी है। क्या करूं? कहीं मैं काम की तलाश में बाहर गया और ये कुल्टा औरत ने बैग बेच दिया तो? नहीं रे, मैं जिधर भी जाएगा बैग साथ ले जाएगा। इतना कहकर बाबू भाई बैग को जोर से अपने गले लगा लेता है और अगले दिन जब बाबू भाई काम की तलाश में घर से बाहर जा रहा होता है, तभी कमला उसे रोकते हुए कहती है, क्या रे बाबू, ये बैग किधर लेके जा रहा है तू? तेरा साहब आया है क्या? पागल औरत, तेरे को कितनी बार बोला है ऐसे जाते हुए इंसान को मत टोका कर। मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। बैग लेकर? हाँ, बैग लेकर, क्योंकि मेरे को तेरे पे दूध में पड़ी मक्खी जितना भी भरोसा नहीं है रे। बाबू पागल मत बन, बैग इधर ही रख जा रे। ये तू जा रे। इतना कहकर बाबू भाई बैग लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर उधर काम की तलाश करने लगता है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। दिन गुजरते जाते हैं पर बाबू भाई का तुक्का फिट नहीं होता। वहीं जिन लोगों से उसने कर्जा लिया था वो हर दिन उसके घर आकर उससे अपने कर्जे की मांग करते थे। ऐसे ही एक दिन बाबू भाई दुखी होकर खुद से कहता है, देवा, मैं आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों किया? एक तो मेरे को गरीब बनाया और अब अनपढ़ होने की वजह से मेरे को कोई काम भी नहीं देता। ऐसा कैसे चलेगा रे देवा? मेरी किस्मत पर थोड़ा तो रहम कर, कोई चमत्कार कर दे रे देवा। बाबू भाई इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर जोहन दस्तक देता है और कहता है, कैसे हैं आप? अरे रे, कितना टाइम लगा दिया रे आने में। इस बैग को संभाल संभाल कर मैं आधा हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी अमानत को इतना संभाल कर रखा। कोई बात नहीं रे बाबा, एक बात बताना, इसमें है क्या? इस बैग में क्या है अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर जोहन उस बैग को खोलता है और उसमें से एक डब्बा निकालता है जो चमकदार हीरो से भरा हुआ था। ये देखकर बाबू भाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जोहन कहता है, उस दिन मेरे पीछे जो आदमी पड़े थे वो गुंडे थे जो मुझसे ये हीरे लेना चाहते थे, पर आपने मेरे हीरे और ये बैग इतना संभाल कर रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में बहुत ईमानदार हैं। कोई बात नहीं, बाबू भाई भले गरीब हैं पर अपनी ईमानदारी का पक्का है। जी हाँ, और आपकी इस ईमानदारी का मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ। इतना कहकर जोहन उस डब्बे में से कुछ बेशकीमती हीरे निकालकर बाबू भाई को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। वही उन हीरो से बाबू भाई के घर के हालात सुधर जाते हैं और वो अपना सारा कर्जा भी उतार देता है। साथ ही बचे हुए पैसों से बाबू भाई अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेता है और अपना गुजर बसर करने लगता है। शोभा की हाल ही में मोहन से शादी हुई थी। मोहन और शोभा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब दोनों हनीमून से वापस लौट रहे थे तभी रास्ते में घर आते समय उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्घटना में शोभा का एक पैर काटना पड़ता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे चलने फिरने के लिए एक नकली पैर लगा देते हैं। शोभा के साथ हुए इस हादसे के बाद उसकी सास कोमल उसे रोज ताने देने लगती है और नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन वो उससे कहती है, अरे ओ लंगड़ी, कहाँ मर रही है? घर का सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है, ये कौन करेगा? तेरा बाप? अब वो जी माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। तू क्या सोच रही है? जब देखो कमरे में पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करती। जब से तू लंगड़ी हुई है तब से बहाना जो मिल गया है काम न करने का। पता नहीं कौन से पाप किए थे, जो बहू तो मिल गई पर लंगड़ी हो गई। जा यहाँ से और काम कर। अपनी सास की ये बात सुनकर शोभा रोने लगती है और घर का काम करती है। अब हर रोज उसके पति के काम पर जाने के बाद कोमल अपनी बहू को ताने सुनाती और घर का सारा काम उससे करवाती। एक पैर नकली होने की वजह से शोभा को काम करने में बहुत परेशानी थी, पर कोमल उसकी कोई मदद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन जब शोभा चाय पीते हुए अखबार पढ़ रही थी, तभी वो देखती है कि अखबार में एक रेस प्रतियोगिता के बारे में छपा है, जिसे देखकर शोभा अपने मन में सोचती है, ये तो एक भागने की रेस प्रतियोगिता है, क्यों ना मैं भी इसमें भाग लूं। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो कोई भी मुझे ये लंगड़ी का ताना देकर नहीं बुलाएगा और ना ही माँ जी कभी मुझे ताने देंगी। हाँ, यही सही है, खुद को साबित करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। मोहन जी घर आएंगे तब मैं उनसे बात जरूर करूंगी और रेस में भाग लेकर रेस भी जीत कर रहूंगी। इतना कहकर शोभा अपना काम करने लगती है और जब रात में मोहन घर आता है
तो शोभा उसके पास आकर उसे कहती है, मोहन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? मोहन जी, आज मैंने अखबार में एक इश्तिहार देखा जिसमें कि एक दौड़ लगाने की रेस प्रतियोगिता के बारे में लिखा था। तो मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना मैं भी इसमें भाग लूं। अरे शोभा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी हालत कैसी है? तुम ऐसे कैसे हिस्सा ले सकती हो? इससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। जी आप सही कह रहे हैं, पर मेरे पास एक यही रास्ता है खुद को साबित करने का। क्या आप भी यही चाहते हैं कि माँ जी की तरह बाकी सब भी मुझे लंगड़ी कहें? नहीं शोभा, लेकिन वेगन कुछ नहीं, मुझे इसमें हिस्सा लेना है तो लेना है। अब आप ये बताओ कि आप मेरे साथ हो या नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी शोभा, बस तुम अपना ध्यान रखना। बाद में ये ना कहना कि मैंने रेस में हिस्सा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मोहन की हाँ सुनकर शोभा बहुत खुश हो जाती है और अब उस रेस में हिस्सा लेने के लिए अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देती है। जब भी वो सुबह दौड़ने जाती तो लोग उसका मजाक उड़ाते, साथ ही उसे अलग अलग नामों से चिढ़ाते। ऐसे ही एक सुबह शोभा को दौड़ता देखकर एक आंटी कहती है, अरे बेटा, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, तुम्हारा एक पैर नहीं है, फिर भी तुम यहाँ रोज दौड़ लगाने आती हो। मैं तुम्हें यहाँ रोज देखती हूँ प्रैक्टिस करते हुए। जी आंटी जी, वो मैं एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। काश तुम्हारी तरह बाकी महिलाएं भी ऐसे हादसे होने के बाद आगे बढ़ने की सोचे, न कि खुद को कोसती रहे। आपने सही कहा आंटी जी। देखना, एक दिन ये जरूर होगा। जब मैं ये रेस जीतूंगी ना, तो मैं बाकी महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। हाँ बेटा, तुम जरूर ये रेस जीतोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया आंटी जी। अब ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और शोभा भी वापस घर आ जाती है। दिन गुजरते जाते हैं, शोभा अपनी तैयारी जारी रखती है। ऐसे ही एक दिन कोमल की पड़ोसन विमला उसके घर आती है। तभी शोभा रेस की प्रैक्टिस से घर आती है और उसे देखकर कोमल कहती है, आ गई कलमुही, अपना मुंह काला करवा कर पार्क से। पूरा दिन पार्क में घूमती रहती है, घर का काम नहीं दिखता क्या तुझे? अरे कोमल, ये तू अपनी बहू से कैसे बात कर रही है? तुझे तो तेरी बहू पर फक्र होना चाहिए। एक पैर न होने पर भी वो रेस में हिस्सा ले रही है और रोज मेहनत करती है, और तू है कि उसे अनाप शनाप सुनाई जा रही है। अरे विमला, तुझे नहीं पता इसके बारे में, तू इसकी ज्यादा तारीफें मत कर। मुझे पता है इसके कारनामे। रोज प्रैक्टिस के बहाने पार्क में निकल जाती है ताकि कोई काम न करना पड़े महारानी को। लेकिन माँ जी, मैं तो घर का सारा काम करके जाती हूँ ना। तू चुप कर और जा घर का काम कर, सब ऐसे फैला हुआ है। ठीक है माँ जी। विमला को कोमल का अपनी बहू शोभा के साथ ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आता और वो वहाँ से उठकर अपने घर आ जाती है। दिन बीतते हैं, हर दिन के साथ कोमल के ताने शोभा के लिए अब बढ़ते जा रहे थे, पर शोभा किसी भी बात को दिल से ना लगाकर केवल अपनी रेस की प्रैक्टिस पर ध्यान देती है। ऐसे ही एक दिन प्रैक्टिस के दौरान शोभा को चोट लग जाती है, जिसे देखकर कोमल कहती है, बस आ गई महारानी सिर फुड़वाकर, और ले प्रतियोगिता में हिस्सा। अरे पहले लंगड़ी कम थी जो अब अंधी भी होना चाहती है। कोई बात नहीं माँ जी, आप जो भी कहना चाहती हैं मुझे कह सकती हैं, पर एक दिन आप ही मुझे मेरी सफलता पर शाबाशी देंगी, देख लेना। बड़ी आई शाबाशी लेने वाली। ठीक से चला भी नहीं जाता और रेस में दौड़ेगी। मैं भी देखती हूँ कैसे जीतती है ये लंगड़ी बहू रेस। कोमल की ये बात शोभा को बुरी तो लगती है, पर वो इन बातों को खुद पर हावी नहीं होने देती। वो केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जाती है। दिन बीतते हैं और आखिर में वो दिन आता है जिसका शोभा को बेसब्री से इंतजार था, रेस का दिन। और रेस पर जाने से पहले शोभा मोहन से कहती है, सुनिए, आज आप मुझे हौसला दीजिए कि मैं ये रेस जीत कर ही आऊँ और आपका और माँ जी का नाम रोशन कर सकूं। शोभा, ये भी कोई कहने की बात है? तुम्हारी मेहनत से साफ पता चल रहा है कि तुम ही रेस जीतोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लंगड़ी और रेस जीतेगी। जिनके दो दो पैर हैं वो पागल है ना। पहले ही इसने हमारी बहुत बेइज्जती करवा दी है। अभी भी टाइम है, रोक ले इसे, मत जाने दे। जब हार जाएगी तो बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। माँ जी, बस आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं जीत कर ही आऊंगी। हार जीत का फैसला आप नहीं, आज की रेस करेगी। अरे तू जा, मुझे अच्छे से पता है तू हार कर ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी सास की बात को नजरअंदाज करते हुए शोभा और मोहन साथ में रेस पर पहुंचते हैं जहां रेस होनी थी। वहां जाकर शोभा रेस के लिए नाम लिखवाती है। कुछ ही देर में रेस शुरू होती है।
और देखते देखते कड़ी मेहनत से शोभा रेस जीत जाती है। सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। हाथों में जीत की ट्रॉफी लिए जैसे ही शोभा मोहन के साथ घर वापस आती है तो उसे देखकर कोमल हैरान थी। साथ ही उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी बहू से कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना भला बुरा सुनाया, पर तू सच में बहुत गुणी है। तूने हम सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश में लगी रही और हम सबको अपनी जीत का प्रमाण भी दे दिया। मैं ही मूर्ख थी जो तुझे पहचान न सकी। कोई बात नहीं माँ जी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और अब रोना धोना नहीं, खुशी मनाओ क्योंकि मैं जीत गई। इतना कहकर शोभा अपनी सास को गले से लगा लेती है। अब कोमल कभी अपनी बहू को ताने नहीं देती बल्कि उसका साथ देती। साथ ही शोभा अपनी जैसी सभी महिलाओं का हौसला बढ़ाती है। साथ ही कई संस्थाओं के साथ जुड़ती है। इसके अलावा उसे एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर की जॉब मिल जाती है और वो बहुत से बच्चों और महिलाओं की प्रेरणा बनकर सबके लिए कार्य करती है। सोमती दोपहर के समय पड़ोसन के घर से बड़बड़ाती हुई घर आती है तो उसका बेटा सुहास उसे कहता है, क्या हुआ माँ, कौन से मंत्र का जाप करती हुई आ रही हो? अरे पूछ मत बेटा, जिसके भी घर जाओ बहुओं की नौटंकी देखने को मिलती है। हर तरह की बहू देखी लेकिन किसी की बहू को देखकर ऐसा नहीं लगा कि हाँ ऐसी बहू मेरी भी होनी चाहिए। माँ, आप सबके घर पर क्या उनकी बहुओं को परखने जाती हो? अरे मैं तो उनकी सास से बतियाने जाती हूँ लेकिन फिर उनकी बहुओं के मिजाज भी दिखे जाते हैं। अब देखना, कांता की बहू ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। ये अमीर घर की लड़कियाँ होती ही घमंडी है, संस्कारों वाली बात तो इनमें होती ही नहीं है। माँ, कैसी बात कर रही हैं आप भी? ऐसा कुछ नहीं होता। लड़की अमीर हो चाहे गरीब, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो कुछ भी कह, मैं तो गरीब घर की बेटी को ही बहू बनाऊंगी। अरे मुझसे किसी का घमंड या हुक्म बर्दाश्त नहीं होगा। गरीब घर की बेटी होगी तो मेरा आदर सम्मान तो करेगी। वैसे भी मुझे अपना बुढ़ापा अपनी बहू की चाकरी करते हुए नहीं गुजारना। ये क्या कह रही हैं माँ? अगर ये अपने फैसले पर अटल रही तो मेरे और वान्या के रिश्ते को इनकी मंजूरी कैसे मिलेगी? अपनी माँ की बात सुनकर सुहास गहरी सोच में पड़ जाता है। अब सुमती तो ठान चुकी थी कि वो अपने घर की बहू किसी गरीब घर की बेटी को ही बनाएगी, लेकिन सुहास जिसे चाहता था वो वान्या तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। एक रोज जब दोनों पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे तभी वान्या उससे कहती है, सुहास, तुम अपनी माँ से शादी की बात कब करोगे? कैसे करूँ यार, तुम्हें तो पता है लोगों की माँ चाहती है कि उसकी बहू बड़े और इज्जतदार खानदान से हो, लेकिन मेरी माँ तो गरीब घर की बेटी को ही अपनी बहू बनाना चाहती हैं। ऐसे में मैं उन्हें तुम्हारे बारे में क्या बताऊं? क्यों, तुम्हारी माँ को अमीरों से एलर्जी है या फिर गरीब लोग ज्यादा ही पसंद हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस उनको लगता है कि अमीर घर की लड़की घमंडी होती है, उनकी इज्जत नहीं करेगी। लगता है तुम्हारी माँ को कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है अमीरों को लेकर। अब उनकी भी क्या गलती, आस पड़ोस में जैसी अमीर बहुएं देखती हैं वैसे ही माँ की उन्हें लेकर सोच बन गई है। कोई बात नहीं, अब लगता है तुमसे शादी करने और तुम्हारी माँ को हमारे रिश्ते के लिए मनाने के लिए मुझे गरीब होना होगा। मतलब तुम अपनी माँ को मेरे अमीर होने के बारे में मत बताना और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना। इतना कहकर वान्या उसे समझाने लगती है। कुछ दिनों बाद सुहास अपनी माँ को वान्या के बारे में वैसा ही बताता है जैसा वान्या ने उसे कहा था। गरीब घर की बेटी का रिश्ता समझकर सुमती रिश्ते के लिए वान्या के घर पहुंचती है, जो कि उसका नहीं उसके नौकर का घर था। कच्चा मकान और घर में अस्त व्यस्त सामान देखकर वान्या के पापा, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो एक फटे से कुर्ते में खड़े थे। तो वान्या ने भी एक पुराना सा सूट पहना था और उनकी ये सब हालत देखकर सुहास के कान में उसकी माँ धीरे से कहती है, ये तो कुछ ज्यादा ही गरीब मालूम पड़ते हैं बेटा। हाँ माँ, मुझे भी, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है माँ। अरे बहन जी, आइए आइए ना, मेरी वान्या ने बताया कि वो आपके बेटी को पसंद करती है। हाँ, अब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैंने सोचा कि चलकर लड़की को खुद ही देख लूं। जी जी बैठिए, बताइए क्या लेंगे आप? कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, जूस? पापा, ये सब तो नहीं मिल पाएगा, गरीब के घर तो आपको पानी ही नसीब हो सकता है ना। कोई बात नहीं भाई साहब, और वैसे भी मैं यहाँ खाने पीने नहीं, आपकी बेटी को देखने आई हूँ। कुछ देर में दोनों पक्ष बात करते हैं और उनके हालातों और वान्या के बर्ताव से सोमती उन सब की बातें सच मान जाती है कि वान्या एक गरीब घर की लड़की है। जिसके बाद वो कहती है,
भाई साहब, आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद है, रिश्ता पक्का समझिए आप। मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। तो कहिए क्या मांग है आपकी? अरे भाई साहब, अब गरीब घर की बेटी से क्या ही मांगेंगे हम। देखिए बहन जी, एक ही बेटी है मेरी, आप बोलिए तो सही, घर गाड़ी पैसा सब दे देंगे। पापा फिर कैरेक्टर से बाहर चले गए। हे भगवान। बेटा, लगता है ये आदमी गरीबी से पागल हो गया, कुछ भी कह रहा है। माँ गरीब है तो क्या, एक ही बेटी है ना, तो थोड़ा समझो। हाँ, इस तरह रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही समय में सीधे साधे तरीके से दोनों की शादी होती है। वान्या एक बहू होने की सारी जिम्मेदारियों को संभालती है, साथ ही अपनी सास को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। एक रोज खाने के समय वो अपनी सास की प्लेट में सब्जी और रोटी परोस रही थी, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, माना तू गरीब घर की बेटी है, जहाँ सूखी रोटी और दाल नसीब हो जाए वही बहुत है, लेकिन तू गरीब ससुराल की नहीं है, जरा इस रोटी में घी तो लगा ला। सासू माँ, अभी मैंने सब कुछ आपको परोसा ही कहा है। मैंने मसूर की दाल, चावल और आलू की एक और सब्जी बनाई है। एक समय पर 2 सब्जी? लगता है रसोई में पहली बार इतना राशन देखा होगा इसने, इसलिए सब कुछ बना दिया। कोई नहीं, ठीक है। सासू माँ, आपकी सारी गलतफहमी ये नकली गरीब घर की बेटी धीरे धीरे दूर कर देगी। सासू माँ, खाइए ना। हाँ खाती हूँ, तू भी बैठ जा बहू खाने। नहीं सासू माँ, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। वो क्या है ना, बीच में किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं ले आऊंगी। देखा सुहास, मैं ना कहती थी संस्कार गरीब के पास कुछ हो ना हो, लेकिन संस्कार तो कूट कूट कर भरे होते हैं। हाँ माँ। सासू माँ, दाल लीजिए ना। ये संस्कार नहीं, मेरी आदत है। मैं 9 बजे से पहले खाना ही नहीं खाती। सभी खाना खाते हैं। इसी तरह सब ठीक चल रहा था। एक रोज वान्या एक सिंपल सी साड़ी पहनकर कहीं बाहर जा रही थी। तभी सोमती उसे टोकते हुए कहती है, बहू, ये क्या सादी सी साड़ी डाल रखी है, इसका तो रंग भी समझ नहीं आ रहा। सासू माँ, ये पहनने में आरामदायक है और बस मैं बाजार तक ही तो जा रही हूँ, उसके लिए क्या साड़ी बदलूं? बहू, माना तूने गरीब होने के कारण कभी महंगी और चटकदार साड़ी नहीं पहनी, इसलिए तुझे आदत नहीं है, लेकिन अब तेरी शादी हो गई है, इतनी महंगी और बढ़िया साड़ी दी है तुझे मैंने, उन्हें पहना कर। सासू माँ, बहू बात मान, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू गरीब घर की बेटी थी, लेकिन अभी एक संपन्न परिवार की बहू है, जहाँ तेरा जो जी में आए तो वो पहन सकती है। जा साड़ी बदल ले। मुझे लगा था सिर्फ रिश्ता होने तक ही गरीब बनना होगा, पर यहाँ तो शादी के बाद भी ये मुझे गरीब और बेचारा ही समझती हैं। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहें। कितनी गुणी है, एक बात नहीं टालती मेरी। वान्या सोमती की बात मानकर कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। एक रोज सोमती से मिलने उसकी एक पुरानी सहेली शैलजा बहुत समय बाद आती है। उसे देखते ही सोमती कहती है, अरे शैलजा, तू कितने दिनों बाद घर आई है? बहू जरा चाय नाश्ता तो ले आना। जी सासू माँ, अभी लाई। कुछ देर में वान्या चाय लेकर हॉल में आती है तो शैलजा वान्या को देखते ही कहती है, अरे वान्या बेटिया, तेरी शादी यहाँ हुई है? आंटी जी नमस्ते। तू मेरी बहू को जानती है? अरे अच्छे से जानती हूँ, जानूंगी कैसे नहीं, इसके पापा की कंपनी में ही तो मेरा बेटा काम करता है। सच में बड़ी खानदानी और अमीर घर की बेटी लाई है तू बहू बनाकर। ये तो क्या कह रही है शैलजा? और नहीं तो क्या, इसके पापा बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन देखो ना, उनमें और उनकी बेटी में जरा सा भी घमंड नहीं है अमीर होने का। शैलजा की बात सुनकर सोमती वान्या को देखने लगती है। कुछ देर में शैलजा वहाँ से चली जाती है। सुहास भी घर लौटता है तो सोमती दोनों से सच पूछती है और दोनों उसे सब बताते हैं। माँ माना, जिसे आप गरीब घर की बेटी मान रही थी वो गरीब नहीं है, लेकिन उसमें अपनी अमीरी का कोई घमंड नहीं है। सासू माँ, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ये सब किया, लेकिन आप भी जानती हैं मैंने आज तक आपको बहू होने के नाते कभी निराश नहीं किया। और सासू माँ, बेटी गरीब घर की हो या अमीर घर की, संस्कार, आदर भाव और सेवा तो सब परवरिश की बात है। सही कह रही है बहू, आज तूने मेरी एक गलतफहमी दूर कर दी कि गरीब घर की बेटी ही संस्कारी होती है। मैं तो कहती हूँ भगवान तेरे जैसे स्वभाव की बहू हर सास को दे। मीनू सबको अपने जन्मदिन में आने के लिए इनविटेशन देती है। तभी मीनू अपनी दोस्त अंजलि के घर भी जाती है। सबको तो बोल दिया है, बस अब तेरे घर आई हूँ। क्या बोल दिया है सबको? और मेरे घर आई है, क्या मतलब? अरे मेरा परसों बर्थडे है ना, तो उसी के लिए सबको इनविटेशन दे रही हूँ। अब बस तेरे घर आई हूँ। यार
कितना मजा आता है ना जब बर्थडे आता है। कितनी तैयारियां होती हैं और कितने सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। किसका बर्थडे बना रही है तू? अब अपने बर्थडे के लिए मैं ही इतनी मेहनत करूंगी ना, किसी और के बर्थडे के लिए थोड़ी करूंगी ये सब। तेरा बर्थडे? वो तो अभी पिछले हफ्ते ही गया है ना, तो अब ये कौन सा बर्थडे आ गया? अरे ये मेरा आधार कार्ड वाला बर्थडे है। वो क्या है ना, गलती से आधार कार्ड पर ना गलत तारीख छप गई थी। हाँ, तो गलती से गलत तारीख लिखी है ना, तो सच में जन्मदिन मनाने की क्या जरूरत है? यार मुझे ना बर्थडे मनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बर्थडे में ना बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। तू बस गिफ्ट के चक्कर में अपना बर्थडे दोबारा मना रही है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? अरे मेरा जन्मदिन है तो मैं मनाऊं भी ना क्या? और तू बकवास मत कर, चुपचाप से परसों मेरे बर्थडे पर आ जाइयो। मेरी बेस्ट फ्रेंड है तू। मीनू इतना बोलकर अंजलि के घर से चली जाती है। मीनू को जन्मदिन का ऐसा भूत लगा था कि वो हर दूसरे दिन अपने जन्मदिन को मनाती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मीनू अपने घर में जन्मदिन मनाने के लिए तैयारी कर रही थी। ये देखकर मीनू की माँ सरिता उसके पास जाती है। तू फिर से सजने लग गई? अरे तुझे और तेरे दोस्तों को शर्म नहीं आती क्या? एक तू है कि हर दूसरे दिन अपना जन्मदिन मनाने लग जाती है। तेरे दोस्त बेशरम रोज रोज मुंह उठाकर आ जाते हैं मुफ्त का खाना खाने। माँ मेरा सच में जन्मदिन है और हर कोई चाहता है कि वो अपना जन्मदिन मनाए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगर अपने जन्मदिन मनाना चाहती हूँ? आज तेरा कौन सा वाला जन्मदिन है? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। मैं तो तेरी माँ हूँ, तुझे जन्म दिया है मैंने, लेकिन आज की तारीख तो तेरा जन्मदिन हुआ ही नहीं था। तो आज कैसे है तेरा जन्मदिन? माँ आज के दिन ही तो मैं चलने लग गई थी। मुझे पापा ने बताया था कि मैंने आज के दिन ही अपना पहला कदम लिया था, तभी तो मैं अपना पहला जन्मदिन मना रही हूँ। आपको तो कुछ पता ही नहीं होता है। हे भगवान, अब क्या होगा इस लड़की का? जरा सा भी दिमाग नहीं है इसमें। माँ अब मुझे तंग मत करो, मुझे अपने दोस्तों को कॉल करके यहाँ बुलाना भी है। बहुत सारे काम करने हैं, अभी से कॉल करूँगी तभी सब जाके होगा जल्दी से। मीनू इतना बोलकर अपने सभी दोस्तों को कॉल करने लगती है, लेकिन मीनू रोज ही जन्मदिन मना रही थी, इसीलिए एक एक करके उसके सभी दोस्त मीनू के घर आने से मना कर देती है। मीनू काफी उदास हो जाती है और उदास मन से अपने दोस्त अभय को कॉल करती है। तुझे याद है ना आज जन्मदिन है मेरा, तू कब तक आएगा ये बता। यार कुछ तो शर्म कर, अभी मैं कल ही तो तेरे बर्थडे पे आया था और आज तू फिर से कॉल करके कह रही है कि मेरा जन्मदिन है, आ जाना। दिमाग ठीक है तेरा? अरे तो किसने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है? वो आज मेरी माँ का जन्मदिन है, तो मैं माँ का जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। आ जाएगा ना टाइम पे तू? अच्छा तो आंटी जी का बर्थडे है, फिर ठीक है, चल कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा टाइम पे। चल ठीक है मैं आ जाऊंगा। और ये बता सब आ रहे हैं ना? सबको बता दिया ना तूने? हाँ हाँ सबसे बात हो गई है, सब आ रहे हैं। तू बस अपना ध्यान रख और टाइम से आ जाइयो। मीनू अब वापस सबको कॉल करके अपनी माँ का जन्मदिन है ये कहकर बुलाती है। अब मीनू ऐसे ही आगे भी करती है। कई दिन निकल जाते हैं और मीनू अपने खानदान में हर किसी का कम से कम 4 बार तो जन्मदिन मना चुकी थी। कुछ दिनों बाद मीनू अपनी दोस्त प्रतीक्षा के साथ घूमने जाती है। यार मेरा जन्मदिन आने वाला है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? और तू बर्थडे को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही है? अरे बर्थडे को लेकर हर कोई खुश होता है, तो तू क्यों परेशान हो रही है? खुश कौन होता है यार, मैं तो और भी ज्यादा परेशान हूँ। बिना बात का खर्चा और ये शोर शराबा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच में ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं शहर से ही बाहर चली जाऊँ। अजीब है यार तू भी। मैं तो यहाँ बहाने ढूंढ रही हूँ कि रोज जन्मदिन ही मनाऊं, और एक तू है कि मना कर रही है और ये बोल रही है कि तुझे जन्मदिन ही नहीं मनाना है। हर कोई तेरी तरह तो नहीं सोच सकता है ना। तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं मैं अपनी अकल पर खुद ही पत्थर मार लूं। मुझे तो ये सब बहुत ज्यादा बेकार लगता है। तू इतना परेशान क्यों हो रही है? अरे मैं हूँ ना, तेरा बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाऊंगी कि तू क्या तेरे सारे दोस्त भी याद रखेंगे कि प्रतीक्षा का बर्थडे था तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। मनाने को मैं भी मना सकती हूँ भाई, लेकिन मुझे मनाना ही तो नहीं है ना। अब तू खुद ही बता, मैं बर्थडे मनाकर अपनी पूरी सैलरी अपने जन्मदिन में ही उड़ा दूं? इससे अच्छा तो किसी गरीब को ही खाना खिला दूं ना। हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये भी हो सकता है। मीनू प्रतीक्षा की बात को सुनकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मीनू वापस से अपने जन्मदिन को मनाती है और अपने सभी दोस्त प्रतीक्षा, अभय, अंजलि और बाकी सब को बुलाती है।
सब उसके जन्मदिन में आते हैं। यार मीनू तू थकती नहीं है क्या अपना जन्मदिन रोज रोज मनाकर? यार अब तो मैं भी थक गया हूँ। अबे ऐसे मत बोलो, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, इसका क्या जाता है एक बार जन्मदिन मनाए या रोज जन्मदिन मनाए। ऊपर से हम लोगों से गिफ्ट भी लाने को कहती है। अच्छा है फिर तो, हमें ऐसे पागलों वाले शौक नहीं है। तुम सब लोग यहाँ खड़े होकर मेरी बुराई करते रहोगे या फिर चलोगे भी? अब केक कट करने का टाइम हो गया है। मीनू केक कट करती है और सभी लोग मीनू को गिफ्ट देकर चले जाते हैं। जन्मदिन खत्म होने के बाद मीनू आराम से बैठी होती है। तभी कुछ पुलिस वाले मीनू के घर आते हैं और अपने घर में पुलिस को देखकर मीनू और सरिता दोनों हैरान हो जाते हैं। हमको खबर मिली है कि यहाँ पे चोरी का फोन छिपाए गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ कुछ भी चोरी का नहीं है, आपको कुछ गलत जानकारी मिली है। अरे ओ मैडम जी, आप चुपचाप रहिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। हमारे पास वारंट है आपके खिलाफ। पुलिस वाला घर की तलाशी लेने लगता है। तभी उनको एक गिफ्ट मिलता है जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था और उसे खोलने पर एक फोन मिलता है। अजय ये क्या है? आप तो कह रहे थे हमें गलत जानकारी मिली है और अब घर में ही फोन छुपाए बैठी हैं। सर ये फोन मुझे गिफ्ट में मिला है, भला मैं क्यों किसी का फोन चुराने लगी? अरे मैडम जी, आप ना कानून को पागल नहीं बना सकती। आपके घर में ये फोन मिला है और गिफ्ट है तो कोई नाम भी तो होना चाहिए ना। और अब भी आप यही बोल रही हो कि हम झूठ कह रहे हैं। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं पता कि ये फोन किसने गिफ्ट दिया है। मैडम जी, अब कुछ भी सफाई देने से कुछ नहीं होगा। ये फोन आपके घर से मिला है, आपको हमारे साथ थाना तो चलना ही पड़ेगा जी। लेकर चलो इन्हें थाने। अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। माँ आप कुछ बोलो ना, सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बहुत शौक था ना तुझे रोज रोज जन्मदिन मनाने का। देख ले आज तुझे तेरे जन्मदिन पर क्या तोहफा मिला है। पुलिस वाले मीनू को पकड़कर थाने लेकर चले जाते हैं और रोज जन्मदिन मनाने वाली मीनू को इतना बड़ा तोहफा मिलता है कि मीनू तो अब अपना असली जन्मदिन तक भूल जाती है और नहीं मनाती है। निम्मी एक 25 वर्षीय ऐसी लड़की थी जिसकी शादी को 1 ही साल हुआ था कि एक हादसे में उसके पति की जान चली जाती है। इससे निम्मी बिल्कुल टूट गई थी। पति के जाने के 2 महीने बाद ही उसका जीना मुश्किल सा हो गया था। आसपास के लोग और सास देव की बिना ताने सुनाए रहते नहीं थे। अरे ओ नास पिटी करम जली, कहाँ मर गई? 9 बज रहे हैं, अभी तक चाय नहीं बनी तुझसे? आई माँ जी, ये लीजिए माँ जी। लगता है तेरे बदन में ढीलापन ज्यादा आ गया है, तेरे हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे जब ही तू काम करेगी। माँ जी बस ला ही रही थी, वो चाय फट गई थी ना तो दोबारा बना रही थी। अच्छा तू अब मेरे सामने बहाने बनाएगी? तू ऐसे नहीं मानेगी। ये बोलकर देव की उस पर हाथ उठाते ही है कि इतने में उसका पति नरेश आ जाता है और कहता है, देवकी ये क्या कर रही हो तुम? थोड़ा तो लिहाज करो, ऐसे बहू पर कोई हाथ उठाता है क्या? ये बहू नहीं अभागन बहू है, जिसके इस घर में कदम रखते ही मेरा बेटा चल बसा। मेरे बेटे को खा गई ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे बेटे की मौत एक कार एक्सीडेंट से हुई है, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं। अरे इसी अभागन कलमुही की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। इसकी तो शक्ल भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। बस देवकी अब और नहीं, जरा उस बेचारी की हालत देखो और कितना कोसोगी उसे। बहू तुम अंदर जाओ, बहू मैं बोल रहा हूँ न जाओ। हाँ हाँ भेज दो उसे, आपको बड़ा बुरा लग रहा है ना उसके लिए। बस देवकी बस, अपना नाश्ता करो, तुम खुद चैन से रहो, औरों को भी रहने दो। ऐसे ही दोपहर के वक्त खाने के बाद वो घर के सारे कपड़े लाकर उस पर फेंकते हुए कहती है, ये ले सारे कपड़े और अच्छे से धो दियो। अगर मुझे एक भी दाग दिखा या मेरी साड़ी खराब हुई तो तू सोच लियो कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। सारे कपड़े तू अपने हाथों से धोएगी, खबरदार जो मशीन को हाथ लगाया तो। पर माँ जी इतने सारे कपड़े मैं हाथ से कैसे धोऊंगी? तुझे बोला ना हाथ से धोएगी, और फिर मेरी महंगी साड़ी है, तेरी तरह सफेद साड़ी नहीं है। जी माँ जी। निम्मी देवकी की बात मानकर सारे कपड़े हाथ से धोने लगती है। इतने कपड़े वो बड़ी ही मुश्किल से धो पाती है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे ही वो सारा काम खत्म करके खाना खाने जाती है, तभी देवकी उसे आवाज लगाकर अपने पैर दबाती है। पैर दबाने के बाद वो फिर से खाने के लिए बैठती है कि तभी देवकी फिर से किसी काम के लिए उसे आवाज लगाती है और उसकी रोटी पिल्ली मुंह में दबाकर ले जाती है।
जिसके बाद वो कहती है, कैसी अभागन हो गई हूँ मैं। ना मेरी जिंदगी में पति का सुख है, न घर परिवार का। मेरी खुद की सास ने भी मुझे धिक्कार दिया। 2 वक्त की चैन की रोटी तक नहीं है खाने के लिए। कैसा जीवन हो गया है मेरा। ऐसे ही सोना पड़ेगा मुझे। ये बात उसका ससुर सुन लेता है। निम्मी जैसे ही अपने कमरे को बंद करती है, तभी हाथ में खाना लिए हुए नरेश आ जाता है और कहता है, अरे बहू, ये क्या, तू ऐसे ही भूखी सोएगी क्या? अरे पापा जी, आप, मैंने खाना खा लिया। देखिए, मैंने सारा खाना खा लिया। बहू, मुझसे तो झूठ मत बोल। नरेश निम्मी को जैसे तैसे खाना खाने को मना लेता है। अगले दिन कोई शादी का न्योता उनके घर दे जाता है। देवकी और नरेश तैयार हो जाते हैं। नरेश बहू को ऐसे ही देखकर बोलता है, अरे निम्मी बहू, तुम तैयार नहीं हुई? जाओ, तैयार हो जाओ। अजी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये विधवा अभागन सी एक शादी के पवित्र समारोह में जाकर क्या करेगी? उस नए जोड़े को भी अभागी बना देगी, अपशगुन कर देगी। ये लोग थू थू करेंगे हम पर। बस देवकी, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। बहू, तुम जाओ, तैयार होकर आओ। नहीं पापा जी, माँ जी सही कह रही है। वहाँ शादी में 2 लोग एक पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। ऐसे में मुझ जैसी अपशगुनी का क्या काम है? आप चले जाइए, मुझे नहीं जाना है। नहीं बहू, तुम चलो, मैं नहीं मानता। देखो जी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर ये गई तो मैं नहीं जाऊंगी। और आप अच्छे से जानते हैं कि इस शादी में मेरा जाना कितना जरूरी है। इसलिए बताइए, आप चल रहे हैं मेरे साथ या नहीं? इस तरह दोनों शादी में चले जाते हैं। निमी कमरे में अकेले बैठकर अपनी लाल चूड़ियाँ, शादी का लहंगा देखकर पति की फोटो लेकर रोने लगती है और निमी उसे याद करते हुए सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन देवकी के कहने पर निमी बाजार से सामान लेने जाती है। सब्जियों का थैला काफी भारी होने के कारण वो उससे गिर जाता है। तभी नैतिक नाम का लड़का उसकी मदद करता है और उसका सामान उठा देता है, जिससे उसका हाथ निमी से टच हो जाता है। ये चीज आसपास के लोग देख लेते हैं, जिसके बाद निमी कहती है, शुक्रिया मदद करने के लिए। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात? थैला ज्यादा भारी है तो आप बोलो, मैं आपका सामान घर तक पहुंचवा देता हूं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, देखो देखो कैसे विधवा होकर मर्द से हंस हंस कर बातें कर रही है। पति को गए 3 महीने भी नहीं हुए और इसे कैसे मजे आ रहे हैं इसके छूने से। अरे बुरा लगेगा भी क्यों, मजे ही आएंगे। कोई ना कोई मर्द तो चाहिए ही होगा। अरे पति को खा गई, अब कोई और भी तो होना चाहिए ना। सास तो अभी तक सुहागन है और ये निर्लज अभी से अभागन हो गई। अरे, आप सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती क्या? ऐसे खुद औरत होकर दूसरी औरत के लिए बोलना आपको शोभा नहीं देता? मैंने बोला था ना आप मत करिए, लेकिन आपने नहीं सुना। देखिए, आप इन सब की बात मत सुनिए, लोगों का तो काम है कहना। निमी मना करती है, लेकिन नैतिक उसका थैला उठाकर उसे घर तक छोड़ देता है और जब जा रहा होता है तो नरेश उसे देख लेता है। तभी वो रोकते हुए उससे कहता है, अरे नैतिक, नैतिक बेटा, जरा रुको। अरे बाऊजी, आपका घर है क्या ये? हाँ बेटा, पर तुम यहाँ कैसे? वो बाऊजी, मैं यहाँ पर किसी की मदद करते हुए आया हूँ। वो यहाँ पर एक सफेद साड़ी वाली लड़की थी। अरे, तू निम्मी की बात कर रहा है? अरे बेटा, वो तो मेरी बहू है। इसका मतलब बाऊजी, मोहित अब नहीं रहा? पर कैसे? मैं तो जब मिला था वो तो बहुत खुश था। अभी 4 महीने पहले की ही बात है। हाँ बेटा, लेकिन फिर उसका देहांत हो गया एक हादसे से। बाऊजी, आप परेशान मत होइए, अनहोनी को कौन रोक सकता है अब। खैर, तू ठीक तो है ना? शादी वादी हुई तेरी? अरे निम्मी बहू, जरा पानी तो लाना। नहीं बाऊजी, अभी नहीं हुई। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि निमी पानी लाकर देती है और उसे देखकर वो चौंक जाती है। नैतिक भी उसे बड़े प्यार से निहारता है और मन में कहता है, इन्हें देखकर तो लगता नहीं है कि ये ज्यादा एज की होंगी। पता नहीं भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। काश इन्हें दोबारा मौका मिल जाए एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। अरे नैतिक बेटा, कहाँ खो गए? पानी पियो। जी बाबूजी। नैतिक बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, आदर्शवादी, सबकी मदद करने वाला। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, अब आते जाते रहना। ये बोलकर नैतिक निकल जाता है। वक्त बीतता है। नैतिक अब रोज नरेश की वजह से आने जाने लगता है। इसी बीच वो निमी को पसंद करने लगता है और रोज उसे काम करते हुए देखता है। साथ ही देवकी से ताने सुनता हुआ भी देखता है।
जिस बात का उसे बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक शाम वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वहीं दूसरी तरफ से निम्मी आती है और दोनों के बीच टक्कर हो जाती है। निम्मी गिरने ही वाली होती है कि नैतिक उसे अपनी बाहों में लेकर संभाल लेता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और जब घर में कोई नहीं होता तो निम्मी भी उससे बातें कर लिया करती है, जिसके बाद वो थोड़ी खुश रहने लगती है। ये चीज नरेश नोटिस कर लेता है और वो बोलता है, ये दोनों साथ में बहुत खुश हैं। क्यों ना मैं बहू का घर बसा दूं? कब तक मेरे बेटे के गम में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? बेचारी की पूरी जिंदगी पड़ी है, उसे पूरा विधवा बनकर तो नहीं जीने देना चाहिए। नरेश नैतिक से निम्मी के पसंद करने की बात करता है। ये सुनकर वो इस बात को मान लेता है। इसलिए नरेश देवकी से निम्मी की दूसरी शादी करने की बात करता है, जिसे सुनकर वो बौखलाकर बोलती है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है या गड्ढे में चला गया है? ऐसे कैसे बहू की दूसरी शादी हो सकती है? एक अभागन किसी की सुहागन कभी नहीं बन सकती। आपने सोचा भी है कैसे? देवकी, वो कब तक ऐसी विधवा जिंदगी को जिएगी? सबको हक है एक मौका मिलने का। जरा उसके मन की भी तो सोचो, पूरी जिंदगी कैसे काटेगी? और लोग उसे ताने जो देते हैं, कम से कम शादी कर लेगी तो उसे ये ताने भी नहीं मिलेंगे, साथ ही हमें पुण्य भी मिलेगा बेटी की शादी करके। देखिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। बहू की दूसरी शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। ये कभी राजी नहीं होगी। ऐसे तो बहू गुलाम बनकर रहेगी और उसकी जिंदगी मैं बदतर नहीं होने दे सकता। नरेश इतना कहता है कि कमरे के बाहर खड़ी निम्मी सब कुछ सुन लेती है और रोने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं। नरेश अपनी बहू को दूसरी शादी नैतिक से करने के लिए समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती। नरेश के खूब समझाने के बाद वो निम्मी को नैतिक से शादी करने के लिए राजी कर लेता है। दोनों की शादी मंदिर में कराकर उसे नई जिंदगी शुरू करने का आशीर्वाद देता है। यह बात सुनकर देवकी हैरान हो जाती है, लेकिन वो करती भी क्या? नरेश उसे जब तक नैतिक के साथ विदा कर चुका था।